हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 जीएस सुधा बुक से ज्योग्राफी के रिवीजन का। तो आज हम लोग जो है ज्योग्राफी के आगे के चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे भूगोल में जो है बाकी का जो चैप्टर बचा हुआ था इंडियन ज्योग्राफी का, उसका जो चैप्टर है वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का पशु संसाधन के बारे में देखेंगे, खनिज संसाधन के बारे में देखेंगे, परिवहन के बारे में देखेंगे, प्रजातियां एवं जनजातियों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इनका जो है रिवीजन आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारा बाकी का पहले का वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को हमारा हिस्ट्री और पॉलिटी का जो है प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ ज्योग्राफी का भी प्लेलिस्ट देखने को वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। और इस वीडियो को जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के पशु संसाधन के बारे में, यानी कि एनिमल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे कि पशुपालन जो है वो कृषि विज्ञान के अंतर्गत एक प्रमुख शाखा है, यानी कि पशुपालन जो है वो कृषि विज्ञान के अंतर्गत एक प्रमुख शाखा मानी जाती है और जिसके तहत जो है पालतू पशुओं के विभिन्न पक्षों जैसे कि भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का जो है अध्ययन किया जाता है। यानी कि पशुपालन में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जो विभिन्न पशु होते हैं या फिर विभिन्न जो पालतू पशु होते हैं इनके जो है भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि के बारे में जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। और भारत जो है पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी स्थान भी रखता है और वर्ष 1919 से देश में पशुओं की गणना जो है प्रारंभ हुई थी। यानी कि 1919 के बाद से जो है देश में पशुओं की गणना की गई थी। और आज़ादी के बाद जो है प्रथम पशुधन गणना कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में आयोजित की गई थी और उत्तरोत्तर हर 5वें वर्ष पर जो है यह गणना आयोजित की जाती है। यानी कि आज़ादी के बाद जो है प्रथम जो है पशुधन गणना की आयोजना जो है कब की गई थी, तो 1951 में हुई थी और इसके बाद से जो है प्रत्येक 5वें वर्ष पर यह गणना आयोजित की जाती है। आगे दिया गया है भारतीय भैंसों की नस्लों के बारे में। तो यहाँ पे जो है 2 प्रकार की भैंस के बारे में बताया गया है नस्ल। तो जिसमें पहला होता है भारी भैंसे और दूसरा है हल्की भैंसे। तो भारी भैंसे पे जो है कौन कौन आता है भैंस का प्रकार, तो इसमें है मुर्रा है, नीली, रावी है और जफराबादी, ये तीनों जो है वो भारी भैंसे के अंतर्गत आते हैं। और हल्की भैंसे में कौन कौन आता है, तो नागपुरी है, कालाहारी है, मेहसाना है, पंडरपुरी है, सुरीस है और भदावरी जो है ये सब जो है हल्की भैंसों के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे दिया गया है कि भारत में जो है भैंसों की कुल संख्या जो है लगभग कितनी है, तो 110 मिलियन जो है भारत में कुल भैंसों की संख्या है। आगे दिया गया है, आगे बताया गया बकरी की नस्लों के बारे में। तो बकरी की जो है कौन कौन सी नस्लें हैं, तो इसमें दिया गया है जमुनापारी है, पश्मीना है, ब्लैक बंगाल है, बारबड़ी है, बीटल है और सिरोही, ये सभी जो है बकरी की नस्लें हैं। आगे बताया गया है, आगे दिया गया भारतीय गायों की नस्लों के बारे में। तो यहाँ पे जो है गाय की नस्ल के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है गाय के 3 नस्लों के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है धारवाहक है, दूसरा है दुधारू और तीसरा है द्विकाजी। तो इसमें दिया गया है धारवाहक में कौन कौन आता है गाय की नस्ल, तो इसमें जो है हल्लीकार है, खिल्लारी है, गंगा तीरी है, खेरीगढ़ है, नागौरी है और अमृत महल, ये सभी जो है धारवाहक गाय की नस्लों में आता है। और दुधारू जो गाय है इसके नस्ल में कौन कौन आता है, तो लाल सिंधी है, गिर है, साहिवाल है और देवनी जो है वो दुधारू गाय की नस्लों में आता है। और द्विकाजी में कौन कौन आता है, तो ओंगोल है, राही है, गावलाओ है और निमाड़, कांग्रेज है, धाड़ पाड़कर है और हरियाणवी जो है ये सभी जो है द्विकाजी गायों की नस्ल में आता है। आगे बताया गया है कुक्कुट पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पोल्ट्री फार्मिंग या फिर कुक्कुट पालन क्या होता है, तो यह जो है पशुपालन के अंतर्गत एक उपभोग है। यानी कि पशुपालन के अंतर्गत जो उपभोग होता है उसको कुक्कुट पालन कहते हैं। और इसमें जो है मांस व अंडे के लिए मुर्गी, पीरू, बत्तख इत्यादि का पालन पोषण किया जाता है। यानी कि कुक्कुट पालन के अंतर्गत किनका किनका पालन पोषण किया जाता है, तो मांस और अंडे के लिए जो है मुर्गी, पीरू और बत्तख का पालन पोषण इसमें किया जाता है। और भारत में जो है मुर्गी पालन सिंधु सभ्यता से चला आ रहा है और इसमें जो है कम पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी कि जो मुर्गी पालन है वो कब से चला आ रहा है, तो सिंधु सभ्यता के काल से ही चला आ रहा है और इसमें जो है कम पूंजी की आवश्यकता होती है। और कुक्कुट उत्पादन के विश्व व्यापार में जो है भारत की जो भागीदारी है वो कम है, लेकिन हाल ही में वर्षों में जो है तेज़ी से इसका विकास किया जा रहा है। और भारत के शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्य है कौन कौन, तो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है और कर्नाटक जो है वो भारत के शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्य है। और एक मुर्गी जो है प्रति वर्ष औसतन कितने अंडे देती है, तो एक मुर्गी जो है प्रति वर्ष औसतन जो है वो 180 से 200 अंडे देती है। आगे दिया गया है खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है
कि खनिज जो है पृथ्वी के प्राकृतिक रूप से निर्मित होने वाले पदार्थ है। यानी कि खनिज क्या होते हैं, तो खनिज जो है पृथ्वी में जो है प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं। और खनिज जो है प्रायः ठोस, अकार्बनिक, रवेदार संरचना वाले सजातीय पदार्थ हैं जिनकी एक निश्चित रासायनिक संयोजन होता है। यानी कि खनिज क्या होता है, तो खनिज जो है वो प्रायः ठोस, अकार्बनिक, रवेदार संरचना वाला जो है जातीय यानी कि होमोजेनियस पदार्थ होता है जिसके एक निश्चित रासायनिक संयोजन यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। और खनिज जो है वो क्षयशील संसाधन यानी कि क्षय होने वाला संसाधन कौन है, तो खनिज है, और जिसका जो है नवीकरण नहीं किया जा सकता है। यानी कि खनिज का नवीकरण नहीं किया जा सकता है। और भारत के संदर्भ में जो है खनिजों की स्थिति संतोषप्रद है। और हमारे देश में जो है 100 से अधिक प्रकार के खनिज मिलते हैं। यानी कि जो भारत देश है इसमें कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं, तो 100 से भी अधिक इसमें खनिज पाए जाते हैं। और भारत के अधिकांश खनिज क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। यानी कि जो भारत है इसमें जो है अधिकांश खनिज क्षेत्र जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। और यही कारण है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु खनिज संसाधन की दृष्टि से जो है देश के महत्वपूर्ण राज्य है। यानी कि भारत में जो है खनिज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन है, तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, गुजरात है और तमिलनाडु, ये सभी जो है खनिज संसाधन की दृष्टि से देश के महत्वपूर्ण राज्य हैं। आगे बताया गया उत्खनन के बारे में। तो उत्खनन क्या होता है, तो ऊपरी परत की खुदाई होती है उत्खनन। और फिर खनन क्या होता है, तो गहराई के साथ की गई खुदाई को जो है खनन कहा जाता है। खुली खदान किसे कहते हैं, तो कम गहराई वाली जो खानी होती है उसे खुली खदान कहते हैं। और कूप खदान किसे कहते हैं, तो अधिक गहराई की खान जो होती है उसे कूप खदान कहा जाता है। यानी कि उत्खनन क्या होता है, तो ऊपरी परत की जो खुदाई की जाती है उसको उत्खनन कहा जाता है। और खनन किसे कहते हैं, तो गहराई के साथ जो की गई खुदाई होती है उसको खनन कहा जाता है। और खुली खदान क्या होती है, तो कम गहराई वाली जो खानें होती हैं उनको खुली खदान कहते हैं। और कूप खदान होता है जो अधिक गहराई की खान होती है उसको कूप खदान कहा जाता है। आगे बताया गया कि जिन सेलों में एक ही प्रकार के खनिजों का संकेंद्रण होता है उसे खनिज का अयस्क यानी कि ओर कहते हैं। यानी कि जिन सेल में जो है एक प्रकार के खनिज का संकेंद्रण होता है उसको जो है क्या कहा जाता है, तो खनिजों का अयस्क यानी कि ओरे कहते हैं। आगे बताया गया है खनिज के बारे में। तो इसमें जो है धात्विक और अधात्विक खनिज के बारे में बताया गया है, जिसमें है लौह है और अलौह है। और हीरा के बारे में बताया गया है। तो धात्विक खनिज में जो आता है वो होता है लौह और अलौह आता है। और अधात्विक खनिज में कौन आता है, तो हीरा जो है अधात्विक खनिज में आता है। और लौह और अलौह किस में आता है, तो धात्विक खनिज में आता है। तो इसमें दिया गया है लौह में है कौन कौन सा खनिज आता है, तो लौह अयस्क आता है, मैग्नीज आता है, क्रोमियम आता है, निकेल है, कोबाल्ट है और टंगस्टन, ये सभी जो है लौह धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। और अलौह खनिज के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो तांबा है, एल्युमिनियम है, टीन है, सीसा है, चांदी है और प्लेटिनम, ये सभी जो है अलौह धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। और अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है हीरा, जिसमें कौन कौन आता है, तो संगमरमर आता है, चूना पत्थर आता है, ग्रेनाइट है, अभ्रक है, जिप्सम है और गंधक, ये सभी जो है अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। आगे दिया गया है, आगे बताया गया खनिज पेटियों के बारे में यानी कि मिनरल बेल्ट्स के बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि भारत के अधिकांश जो खनिज है वो संपदा का संकेंद्रण प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में है। यानी कि भारत में अधिकांश जो खनिज संपदा है इसका संकेंद्रण कहाँ पे है, तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में है। और भारत में जो है खनिज पेटियाँ निम्न है, यानी कि भारत में खनिज पेटी जो है कौन कौन है, तो इसमें बताया गया है कि उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी है, मध्यवर्ती पेटी है, उत्तर पश्चिमी पेटी या फिर अरावली क्षेत्र की पेटी है और दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी पेटी, ये सभी जो है खनिज पेटियाँ हैं भारत में। आगे बताया गया है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी के बारे में। तो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी में इसमें दिया गया है यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन बेल्ट के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी का विस्तार जो है छोटा नागपुर पठार के झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक है। और खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से जो है यह भारत का सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्र है। कौन कौन है, तो झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये जो है भारत का सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्र माना जाता है। और इसे जो है भारतीय खनिज का हृदय स्थल यानी कि मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे कहते हैं, तो जो छोटा नागपुर पठार का जो है क्षेत्र जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है इसको जो है भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे जो है खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से जो है भारत का सर्वाधिक संसाधन संपन्न जो है ये क्षेत्र माना जाता है, जिसके कारण इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। आगे दिया गया कुटप्पा संरचना का विकास होने के कारण यहाँ पे चूना पत्थर के भी निक्षेप मिलते हैं। और छोटा नागपुर पठार में जो है लौह अयस्क कोयला के कारण यहाँ जो है लौह इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। कहाँ हुआ है, तो उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी में जो है यहाँ पे लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। और छोटा नागपुर के पठार को जो है भारत के रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है।
आगे बताया गया है मध्यवर्ती पेटी के बारे में, यानी कि मिडिल बेल्ट के बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि मध्यवर्ती पेटी का विस्तार जो है मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तक है। यानी कि मध्यवर्ती जो पेटी है यानी कि मिडिल बेल्ट है, इसका विस्तार कहाँ तक है? तो मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तक है। और खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से जो है यह भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यानी कि सर्वाधिक जो खनिज है, खनिज भंडारण मतलब क्षेत्र में जो है दूसरा स्थान किसका है? तो मध्यवर्ती पेटी का ही माना जाता है। और यहाँ पे जो है लौह अयस्क, कोयला, तांबा के भंडार मिलते हैं। यानी कि मध्यवर्ती पेटी में जो है क्या क्या पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है, कोयला पाया जाता है और तांबा के भंडार पाया जाता है। आगे उत्तर पश्चिमी पेटी या फिर अरावली क्षेत्र की पेटी के बारे में, तो इसमें दिया गया है नॉर्दर्न वेस्ट रीजन बेल्ट और अरावली रीजन बेल्ट के बारे में इसमें बताया गया है। तो उत्तर पश्चिम पेटी या फिर अरावली क्षेत्र की पेटी के अंतर्गत जो है गुजरात तथा राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र को शामिल किया गया है। यानी कि उत्तर पश्चिमी पेटी या फिर अरावली क्षेत्र की पेटी में कौन कौन आता है? क्षेत्र तो गुजरात है तथा राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। और धारवाड़ और कोडप्पा संरचना का विकास होने के कारण जो है धात्विक एवं अधात्विक खनिज संसाधनों के पर्याप्त भंडार है। इसमें किसमें है? तो उत्तर पश्चिमी पेटी या फिर अरावली क्षेत्र की पेटी में पाए जाते हैं। और यह जो क्षेत्र है वो तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे जो है भवन निर्माण के पत्थरों से समृद्ध है। और यहाँ जो है मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो उत्तर पश्चिमी पेटी में या फिर अरावली क्षेत्र की पेटी में पाया जाता है। क्या क्या है? तो तांबा है, जिंक है, बलुआ पत्थर है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, जिप्सम है और भवन निर्माण के पत्थर इसमें और मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप इसमें पाए जाते हैं। आगे बताया गया है दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी पेटी के बारे में, यानी कि साउथ एंड साउथ वेस्टर्न बेल्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि इस पेटी के अंतर्गत जो है गोवा, कर्नाटक, पठारी क्षेत्र और तमिलनाडु के उच्च क्षेत्रों को जो है सम्मिलित किया गया है। यानी कि दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिमी पेटी में जो है किस क्षेत्र को शामिल किया गया है? तो गोवा, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र है और तमिलनाडु के उच्च क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। और खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से जो है प्रायद्वीपीय भारत का यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और कर्नाटक के पठारी क्षेत्र के बाबा बुदन पर्वतीय क्षेत्र में जो है कुदिरेमुख तथा गोवा लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यानी कि कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में जो है बाबा बुदन पर्वतीय क्षेत्र में जो है कुदिरेमुख तथा गोवा लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और केरल में जो है मोनाजाइट और थोरियम का भंडार पाया जाता है। यानी कि केरल में जो है मोनाजाइट और थोरियम का भंडार पाया जाता है। आगे दिया गया है लौह अयस्क के प्रकार के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि लौह अयस्क के कितने प्रकार होते हैं? तो लौह अयस्क के जो है टोटल 4 प्रकार होते हैं। तो इसमें 4 प्रकार कौन कौन है? तो पहला है मैग्नेटाइट है, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सिडेराइट। ये जो है लौह अयस्क के 4 प्रकार हैं। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो Fe3O4 होता है। और हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है? तो Fe2O3 है। लिमोनाइट का फॉर्मूला क्या है? तो 2Fe2O3 3s2 ये जो है लिमोनाइट का फॉर्मूला है। और सिडेराइट का फॉर्मूला क्या है? तो Fe1CO3 जो है वो सिडेराइट का फॉर्मूला है। आगे दिया गया है तांबा यानी कि कॉपर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो तांबा के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि भारत में जो है तांबा कहाँ पे पाया जाता है? धारवाड़ एवं कोडप्पा के प्राचीन द्रव्यदार संरचनाओं में पाए जाते हैं। यानी कि तांबा जो है वो धारवाड़ एवं कोडप्पा के प्राचीन द्रव्यदार संरचना में पाई जाती है। और भारत में जो है राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में जो है तांबा मिलता है। तांबा कहाँ कहाँ मिलता है भारत में? तो राजस्थान है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। इन राज्यों में जो है तांबा यानी कि कॉपर पाया जाता है। आगे बताया गया अभ्रक यानी कि मेगा के बारे में बताया गया है। तो अभ्रक के बारे में बताया गया है कि अभ्रक जो है एक हल्का खनिज है। अभ्रक जो है कैसा खनिज है? तो हल्का खनिज है। और यह जो है आग्नेय और कायांतरी चट्टानों में परतों के रूप में पाया जाता है। यानी कि अभ्रक जो है वो किन चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय और कायांतरी चट्टानों में परत के रूप में पाया जाता है। और अभ्रक जो है वो सफ़ेद, काला या फिर हरे रंग का होता है। और सफ़ेद अभ्रक के टुकड़े जो है वो पैगमेटाइट नामक आग्नेय चट्टानों से ही मिलते हैं। यानी कि जो अभ्रक होता है वो कितने रंग का होता है? तो सफ़ेद होता है, काला होता है और हरे रंग का होता है, जिसमें से जो है सफ़ेद अभ्रक के टुकड़े जो है वो पैगमेटाइट नामक आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं। और इसे जो है रूबी अभ्रक या फिर मास्कोविक अभ्रक भी कहा जाता है। यानी कि जो सफ़ेद अभ्रक होता है इसको जो है रूबी अभ्रक या फिर मास्कोविट अभ्रक के नाम से जाना जाता है। और यह जो है सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक होता है। यानी कि सफ़ेद जो अभ्रक होता है यह सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक माना जाता है।
आगे दिया गया है मैंगनीज के बारे में। तो मैंगनीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यह जो है सिल्वरी ग्रे रंग की कठोर धातु होती है, यानी कि मैंगनीज का कलर कौन सा होता है, तो सिल्वरी ग्रे होता है और ये जो है कठोर धातु होता है जो कि मुख्य रूप से धारवाड़ संरचनाओं में पाई जाती है। यानी कि मैंगनीज जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो धारवाड़ संरचना में पाई जाती है और इसका उपयोग जो है सामान्यतः जंग रोधी इस्पात बनाने, शुष्क बैटरी, रंग और कांच उद्योग आदि में किया जाता है। यानी कि मैंगनीज का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, तो जंग रोधी इस्पात बनाने, शुष्क बैटरी बनाने और रंग एवं कांच उद्योग आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। और भारत जो है मैंगनीज का प्रमुख निर्यातक राष्ट्र है, यानी कि भारत जो है मैंगनीज का निर्यातक राष्ट्र माना जाता है। और हालांकि जो है भारत कच्चा मैंगनीज ही निर्यात करता है, यानी कि भारत कैसा मैंगनीज निर्यात करता है, तो कच्चा मैंगनीज को निर्यात करता है। और इसके जो है प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, तो पायरोल्यूसाइट है, साइलोमेलिन है और ब्रोनाइट, ये सभी जो है मैंगनीज के अयस्क हैं। और भारत के प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो कर्नाटक के बेल्लारी तथा शिमोगा में तथा ओडिशा के क्योझोर और सुंदरगढ़ आदि में जो है अवस्थित है। यानी कि भारत में जो है मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक के बेल्लारी में है, शिमोगा में है, ओडिशा के क्योझोर और सुंदरगढ़ आदि में स्थित है। आगे बताया गया बॉक्साइट के बारे में। तो बॉक्साइट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यह जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, यानी कि बॉक्साइट जो है किसका ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड माना जाता है। और इसमें पाए जाने वाले लोहांश के आधार पर यह सफ़ेद, गुलाबी, लाल रंग का हो सकता है। यानी कि बॉक्साइट जो है इसमें जो लोहांश जो उपस्थित होता है इसके आधार पर जो है बॉक्साइट सफ़ेद, गुलाबी या फिर लाल रंग का हो सकता है। और ऑक्साइड का जो है कालाहांडी और कोरापुट जिला भारत के बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। यानी कि ओडिशा का जो कालाहांडी और कोरापुट जिला जो है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। और झारखंड के पलामू और लोहरदगा में जो है उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है उच्च कोटि का बॉक्साइट, तो झारखंड के पलामू और लोहरदगा के में जो है उच्च कोटि का बॉक्साइट पाए जाते हैं। और यह जो है टर्सियरी काल की संरचनाओं में पाए जाते हैं। यानी कि जो बॉक्साइड है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो टर्सियरी काल की संरचना जो है उसमें जो है बॉक्साइड पाया जाता है। आगे बताया गया चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन के बारे में बताया गया है। तो चूना पत्थर जो है वो गोंडवाना को छोड़कर सभी काल की अवसादी शैलों में पाया जाता है। यानी कि चूना पत्थर जो है वो गोंडवाना को छोड़कर सिर्फ सभी काल के अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। और यह जो है मुख्यतः कुडप्पा और विंध्यन शैल समूह में पाया जाता है। यानी कि चूना पत्थर जो है वो मुख्य रूप से कुडप्पा और विंध्यन शैल समूह में पाए जाते हैं। और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में जो है चूना पत्थर के सर्वाधिक रिजर्व मौजूद है। यानी कि चूना पत्थर जो है इसका सर्वाधिक रिजर्व कहाँ पे मौजूद है, तो कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे दिया गया सीसा यानी कि लेड के बारे में। तो सीसा जो है मुख्यतः गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। यानी कि सीसा का अयस्क क्या है, तो गैलेना है और इससे जो है सीसा प्राप्त किया जाता है। और ये जो है प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है। यानी कि जो सीसा होता है ये मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है। आगे दिया गया है जस्ता यानी कि जिंक के बारे में। तो जस्ता जो है मुख्यतः अवसादी शैलों में पाया जाता है। यानी कि जस्ता जिसमें पाया जाता है तो अवसादी शैल में पाया जाता है मुख्य रूप से। और इसका उपयोग जो है सामान्यतः लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए जो है पॉलिश के लिए किया जाता है। यानी कि जस्ता का प्रयोग किस लिए क्या करते हैं, तो लोहे को जो है जंग रहित बनाने के लिए जो है इसमें जो है पॉलिश के लिए जस्ता का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया गया है ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट के बारे में बताया गया है कि ग्रेफाइट जो है मुख्यतः आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। यानी कि ग्रेफाइट जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है। और इसे जो है क्रिस्टलीय कार्बन या फिर ब्लैक लेड के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि ग्रेफाइट को जो है क्रिस्टलीय कार्बन और ब्लैक लेड के नाम से जाना जाता है। और ये जो है कार्बन का एक अपरूप है। यानी कि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अपरूप माना जाता है। और इसका उपयोग किस लिए करते हैं, तो पेंसिल के लीड बनाने और परमाणु रिएक्टर में मंदा के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे सोना यानी कि गोल्ड के बारे में। तो भारत में सोना जो है वो धारवाड़ शैलों एवं नदियों के बालू में जो है प्लेसर निक्षेप के रूप में जो है पाया जाता है। यानी कि भारत में सोना किस रूप में पाया जाता है, तो धारवाड़ शैलों एवं नदियों में जो है नदियों के बालू में जो है प्लेसर निक्षेप के रूप में पाया जाता है। और भारत में जो है सोने का उत्पादन मुख्यतः कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक है, झारखंड में जो है सोना का उत्पादक किया जाता है। और कर्नाटक में जो है यह कोलार, चैंपियन रीफ, रायचूर जिले के हट्टी क्षेत्र में पाया जाता है। यानी कि सोना का जो क्षेत्र है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो कर्नाटक के कोलार है, चैंपियन रीफ है, रायचूर जिले में हट्टी क्षेत्र में पाया जाता है। और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, चित्तूर क्षेत्र और झारखंड के सिंहभूम यानी कि पूर्वी एवं स्वर्णरेखा नदी क्षेत्र में जो है बालू में भी सोने के कण पाए जाते हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर है, चित्तूर क्षेत्र है, झारखंड का सिंहभूम है और स्वर्णरेखा नदी के क्षेत्र में जो है बालू में भी सोने के कण पाए जाते हैं। आगे है भारत के खनिज संसाधन के बारे में। तो भारत के यहाँ खनिज संसाधन के बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है प्रमुख खनिज और उसके अग्रणी राज्य कौन कौन हैं। और
उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं और संचित भंडार की दृष्टि से अग्रणी राज्य कौन कौन है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है कोयला के बारे में। तो कोयला के जो है उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्पादन की दृष्टि से जो है ओडिशा राज्य जो है सबसे अग्रणी है कोयला उत्पादन में, और भंडार की दृष्टि से जो है झारखंड कोयला का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। बॉक्साइट के बारे में बताया गया। तो बॉक्साइट का जो है उत्पादन राज्य है कौन सा है, तो अग्रणी उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा है, और भंडार की दृष्टि से जो है अग्रणी राज्य है उड़ीसा। आगे बताया गया है, आगे क्रोमाइट में अग्रणी राज्य कौन है उत्पादन में, तो उड़ीसा जो है उत्पादन में अग्रणी है, और भंडार में कौन सा है, तो उड़ीसा जो है भंडार की दृष्टि से भी अग्रणी राज्य है क्रोमाइट में। लौह इसमें बताया गया है। तो लौह इसके उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा है उत्पादन में, और लौह अयस्क समग्र में जो है कौन सा जो है संचित भंडार की दृष्टि से कौन सा है अग्रणी, तो कर्नाटक जो है संचित भंडार की दृष्टि से लौह अयस्क समग्र में जो है अग्रणी है। आगे बताया गया है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट में जो है भंडार की दृष्टि से कौन सा अग्रणी राज्य है, तो उड़ीसा है। मैग्नीटाइट में जो है भंडार की दृष्टि से कौन सा अग्रणी राज्य है, तो कर्नाटक है। टीन में जो है उत्पादन की दृष्टि से कौन है राज्य, तो छत्तीसगढ़ है, और भंडार की दृष्टि से कौन है, तो हरियाणा जो है भंडार की दृष्टि से अग्रणी है। मैग्नीज में जो है उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य है अग्रणी, तो मध्य प्रदेश है मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी, और भंडारण में जो है कौन सा है, तो उड़ीसा राज्य जो है मैग्नीज के भंडारण में अग्रणी है। लिग्नाइट के बारे में बताया गया है कि लिग्नाइट जो है इसके उत्पादन में जो है कौन सा अग्रणी राज्य है, तो तमिलनाडु है, और भंडार की दृष्टि से कौन है, तो तमिलनाडु ही जो है भंडार की दृष्टि से भी अग्रणी है। और कच्चा तेल के बारे में बताया गया। तो कच्चा तेल के उत्पादन में जो है राजस्थान अग्रणी है, और भंडार में कौन अग्रणी है, तो असम जो है वो भंडार में अग्रणी है। प्राकृतिक गैस के बारे में बताया गया है। तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन में जो है असम राज्य जो है अग्रणी है, और असम जो है भंडार की दृष्टि से भी अग्रणी माना जाता है। और ग्रेफाइट के बारे में बताया गया है। तो ग्रेफाइट में जो है अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है, और अग्रणी जो है भंडार की दृष्टि से कौन सा है राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश जो है भंडार की दृष्टि से अग्रणी माना जाता है ग्रेफाइट में। आगे दिया गया कोबाल्ट। तो कोबाल्ट में जो है भंडार की दृष्टि से कौन सा राज्य है आगे, तो उड़ीसा राज्य जो है कोबाल्ट में भंडार की दृष्टि से आगे माना जाता है। और निकेल जो है इसके उत्पादन इसके जो है भंडारण में कौन सा अग्रणी राज्य है, तो निकेल के भंडारण में जो है उड़ीसा राज्य अग्रणी माना जाता है। आगे दिया गया है टंगस्टन के बारे में। तो टंगस्टन के भंडारण में कौन सा अग्रणी राज्य है, तो कर्नाटक है। सीसा और जस्ता धातु में जो है उत्पादक राज्य कौन सा है अग्रणी, तो राजस्थान है, और भंडारण की दृष्टि से कौन आगे है, तो राजस्थान जो है भंडारण की दृष्टि से अग्रणी राज्य माना जाता है। स्वर्ण धातु की दृष्टि से कौन सा है उत्पादक राज्य, तो कर्नाटक जो है वो उत्पादक राज्य माना जाता है, और भंडारण की दृष्टि से कौन सा है, तो कर्नाटक जो है भंडारण की दृष्टि से अग्रणी राज्य माना जाता है। आगे है अभ्रक। तो अभ्रक के उत्पादन में जो है कौन सा अग्रणी राज्य है, तो आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, और भंडारण की दृष्टि से कौन है, तो भंडारण की दृष्टि से भी जो है आंध्र प्रदेश ही इसमें अग्रणी माना जाता है। आगे है तांबा। तो तांबा के उत्पादन में जो है कौन सा अग्रणी राज्य है, तो मध्य प्रदेश जो है वो तांबा के उत्पादन में अग्रणी राज्य माना जाता है, और इसके भंडार की दृष्टि से कौन सा माना जाता है अग्रणी, तो राजस्थान जो है वो भंडार की दृष्टि से अग्रणी राज्य माना जाता है। आगे हीरा के उत्पादन में कौन सा राज्य माना जाता है अग्रणी, तो मध्य प्रदेश जो है वो हीरा के उत्पादन में अग्रणी राज्य माना जाता है, और इसका जो उत्पादन है, इसका जो भंडार है, इसमें जो है कौन माना जाता है, तो मध्य प्रदेश ही जो है इसके भंडार में भी अग्रणी राज्य माना जाता है। और जिप्सम में जो है उत्पादक राज्य जो है अग्रणी कौन सा माना जाता है, तो राजस्थान जो है अग्रणी राज्य है, और भंडार में भी राजस्थान ही है। आगे चांदी के उत्पादन में जो है कौन सा अग्रणी है, तो राजस्थान जो है वो चांदी के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, और भंडार की दृष्टि से भी राजस्थान ही अग्रणी माना जाता है। आगे कैडमियम। तो कैडमियम जो है उत्पादक की दृष्टि से जो कौन सा राज्य है अग्रणी, तो राजस्थान जो है वो कैडमियम में उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी राज्य माना जाता है। आगे इसमें नोट दिया गया है कि कोयला की सर्वाधिक खाने जो है वो झारखंड में स्थित है, यानी कि कोयला की जो सर्वाधिक खाने हैं कहाँ पे स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। और टीन जो है उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है, यानी कि टीन का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है, तो छत्तीसगढ़ करता है। आगे बताया गया भारत के उद्योग के बारे में। तो भारत के उद्योग के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि भारत में जो है एल्युमिनियम का कारखाना जो है वर्ष 1937 में पश्चिम बंगाल के के नगर में स्थापित किया गया था, यानी कि एल्युमिनियम का कारखाना जो है सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के के नगर में स्थापित किया गया था। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की स्थापना कब हुई थी, तो 1973 ईस्वी में सेल की स्थापना की गई थी। और भारत में जो है पहला सूती वस्त्र का सफल कारखाना कब स्थापित किया गया था, तो 1854 ईस्वी में जो है सूती वस्त्र का पहला सफल कारखाना जो है बम्बई में स्थापित यानी कि मुंबई में स्थापित किया गया था। आगे कपड़ा उद्योग जो है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है, यानी कि सबसे प्राचीन उद्योग किसे माना जाता है, तो कपड़ा उद्योग को माना जाता है। और मुंबई को जो है भारत के सूती वस्त्र की राजधानी भी कहते हैं, यानी कि सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। और जूट उद्योग का पहला कारखाना जो है कब स्थापित किया गया था, तो 1855 ईस्वी में कोलकाता के समीप जो है रिसरा में
जूट उद्योग की स्थापना की गई थी और जूट को जो है सोने का रेशा भी कहा जाता है, यानी कि जूट उद्योग का पहला कारखाना हुआ था स्थापित 1855 ईस्वी में कोलकाता के समीप रिसरा में, और जूट को जो है सोने का रेशा कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय जो है वो ढाका बांग्लादेश में है। और भारत में जो है चीनी की पहली मिल जो है कब स्थापित की गई थी? तो भारत में चीनी की पहली मिल जो है 1903 ईस्वी में देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। और भारत में जो है पहला सीमेंट संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में जो है पहला सीमेंट संयंत्र जो है 1904 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1904 ईस्वी में किया गया था। और भारत में जो है सीमेंट उद्योग का जो है पहला सफल कारखाना कहाँ पे लगाया गया था? तो गुजरात के पोरबंदर में जो है लगाया गया था, यानी कि सीमेंट का उद्योग का जो पहला सफल कारखाना है वो कहाँ पे लगाया गया था? तो गुजरात के पोरबंदर में लगाया गया था। और मध्य प्रदेश के सतना और कटनी सीमेंट उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो सतना है और कटनी जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और कागज़ का जो है पहला सफल कारखाना जो है कब स्थापित किया गया था? तो 1879 ईस्वी में लखनऊ में लगाया गया था, यानी कि कागज़ का पहला सफल कारखाना कब लगाया गया था? तो 1879 ईस्वी में लगाया गया था। और वर्ष 1881 ईस्वी में जो है टीटागढ़ में सफल कारखाना लगा था। आगे होशंगाबाद यानी कि मध्य प्रदेश में जो है नोट छापने के कागज़ बनाने वाला कारखाना है, यानी कि नोट छापने के कागज़ बनाने वाला कारखाना कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। और मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है वो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि अखबारी कागज़ के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और भारत में जो है ऊनी वस्त्र की पहली मिल कब स्थापित की गई थी? तो 1876 ईस्वी में कानपुर में शुरू किया गया था। भारत में जो है ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो है कब शुरू किया गया था? तो 1876 ईस्वी में। कहाँ पे? तो कानपुर में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बताया गया है स्वतंत्रता के पश्चात जो है स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र के बारे में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो है इस्पात संयंत्र कब और कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें दिया गया है इस्पात संयंत्र उड़ीसा के राउरकेला के बारे में। तो राउरकेला में जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 ईस्वी में जो है राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। और सहयोगी देश कौन था? तो इसमें जो है पश्चिमी जर्मनी ने जो है इसका सहयोग किया था। आगे दिया गया है भिलाई छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में जो है भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में ही जो है भिलाई की भी स्थापना की गई थी। और इसका जो सहयोगी देश था वो था सोवियत संघ, यानी कि रूस। आगे दिया गया पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बारे में। तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी 1955 में ही, और इसका जो सहयोगी देश था वो था ब्रिटेन। आगे झारखंड के बोकारो स्टील इस्पात संयंत्र के बारे में। तो झारखंड का बोकारो जो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और इसका जो सहयोगी देश था वो था सोवियत संघ, यानी कि रूस। आगे बताया गया है भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां के बारे में। तो भारत के प्रमुख जो एल्युमिनियम कंपनियां थी इनकी स्थापना कब हुई थी और इसका सहायक देश कौन था, और ये जो है स्थान यानी कि ये जो है कहाँ पे है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले बाल्को के बारे में। तो बाल्को की स्थापना कब हुई थी? तो बाल्को की स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में, और इसका सहायक देश कौन सा था? तो सोवियत संघ ने जो है इसकी सहायता की थी। और इसका जो स्थान है कहाँ कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा और महाराष्ट्र के कोयना में जो है बाल्को जो है एल्युमिनियम कंपनियाँ स्थापित है। आगे दिया गया है नाल्को के बारे में। तो नाल्को जो एल्युमिनियम कंपनी है इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1981 में किया गया था। और इसका सहयोग किसने किया था? सहायक देश कौन था? तो फ्रांस जो है वो नाल्को की सहायक देश थी, और ये जो है दामनजोड़ी ओडिशा और अंगुल ओडिशा में स्थित है। आगे बताया गया है हिंडाल्को के बारे में। तो हिंडाल्को की स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका जो सहायक देश था वो कौन था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है हिंडाल्को का सहायक देश था, और यह जो है रेणुकूट उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। आगे दिया गया है इंडाल्को के बारे में। तो इंडालो के बारे में दिया गया है। तो इंडालो की स्थापना कब हुई थी? तो इंडालो की स्थापना हुई थी 1938 में, और इसका सहायक देश कौन सा था? तो कनाडा था, और ये जो है जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुड़ी झारखंड और अलवाय केरल में स्थित है। आगे बताया गया है माल्को के बारे में। तो माल्को की स्थापना कब हुई थी? तो माल्को की स्थापना हुई थी 1965 में, और इसका जो सहायक देश था वो कौन था? तो इटली जो है माल्को का सहायक देश था, और ये जो है कहाँ पे स्थित है? तो चेन्नई मेट्रो स्लेम तमिलनाडु में स्थित है। आगे बताया गया है वेदांता के बारे में। तो वेदांता एल्युमिनियम जो संयंत्र है इसकी स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी में, और इसका जो सहायक देश था कौन था? तो जर्मनी जो है इसका सहायक देश था, और झारसुगुड़ा में जो है वेदांता स्थित है। आगे बताया गया है महारत्न कंपनियों के बारे में। तो महारत्न कंपनियों के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि महारत्न के दर्जे हेतु जो है पात्रता मानदंड के बारे में बताया गया है कि महारत्न बनने के लिए जो है पात्रता क्या होनी चाहिए। तो इसमें दिया गया है कंपनी जो है शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो तभी वो जो है महारत्न में शामिल हो सकता है। पिछले 3 वर्षों में जो है कंपनी का औसतन कारोबार कितना हो? तो 25,000 करोड़ रुपये रहना चाहिए, तभी वो जो है महारत्न में दर्ज हो सकता है। और इस दौरान जो है कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए का औसत शुद्ध लाभ अर्जित किया हो, तभी वो जो है महारत्न के दर्जे के लिए
जो है उचित माना जाएगा और कंपनी के पास जो है नवरत्न का दर्जा हो और कंपनियों को जो है महारत्न का दर्जा देने की शुरुआत वर्ष 2010 से की गई हो। और भारत में जो है 14 महारत्न कंपनियां हैं, यानी कि महारत्न कंपनियां भारत में कितनी हैं, तो 14 है। तो यहाँ पे दिया गया है 14 महारत्न कंपनियों के बारे में। तो फिर यह है कंपनी और इसका स्थापित वर्ष के बारे में कि इसे जो है स्थापित कब किया गया था और दर्जा इसको कब दिया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है महारत्न कंपनियों में पहला है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। और BPCL का मुख्य जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में और इसका जो दर्जा मिला था, इसको कब मिला था, तो 2017 में जो है महारत्न का दर्जा दिया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो BPCL का मुख्यालय है मुंबई में। आगे दिया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, यानी कि सेल के बारे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 ईस्वी में और इसको भारतरत्न का दर्जा मिला था 2010 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। सेल का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। आगे है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बारे में लिमिटेड, यानी कि ONGC के बारे में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में और इसको जो है महारत्न का दर्जा मिला था 2010 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, यानी कि ONGC का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। आगे दिए गए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, यानी कि IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बताया गया है। तो इसके स्थापना जो हुई थी 1964 में हुई थी और इसको जो है महारत्न का दर्जा मिला था 2010 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में जो है IOC का मुख्यालय है। आगे दिया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में, यानी कि भेल के बारे में बताया गया है। तो भेल की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में और इसको जो है महारत्न का दर्जा मिला था 2013 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। भेल का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसको जो है महारत्न का दर्जा मिला था 2013 में और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। आगे दिया गया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, यानी कि REC के बारे में। तो इसका जो स्थापना है वो हुआ था 1969 ईस्वी में। REC का स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी में और इसको जो है महारत्न का दर्जा मिला था 2022 ईस्वी में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आगे दिया गया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, यानी कि HPCL के बारे में बताया गया है। तो HPCL की स्थापना हुई थी 1974 ईस्वी में और इसको महारत्न का दर्जा मिला था 2019 में। और इसके जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। आगे कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL के बारे में बताया गया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में और इसका जो दर्जा मिला था महारत्न का वो 2011 में मिला था। और इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में जो है CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय है। आगे बताया गया है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बताया गया है। तो इसका जो स्थापना है वो कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था और इसकी जो दर्जा मिली थी महारत्न की वो कब मिला था, तो 2010 में मिला था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में जो है NTPC का मुख्यालय है। आगे भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि गेल के बारे में, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में और इसको जो है महारत्न का दर्जा मिला था 2013 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में जो है गेल का मुख्यालय है। आगे दिया गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, यानी कि PFC के बारे में। तो इसका स्थापना हुआ था 1986 ईस्वी में और इसको महारत्न का दर्जा मिला था 2021 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। आगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि PGCIL के बारे में दिया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1979 ईस्वी में, 1989 में हुआ था इसका स्थापना और इसको जो है 2019 ईस्वी में महारत्न का दर्जा मिला था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में जो है PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। आगे दिया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि ऑयल का जो है स्थापना है वो कब हुआ था, तो 1959 में जो है ऑयल की स्थापना हुई थी। और इसका जो महारत्न का दर्जा मिला था कब मिला था, 2023 में मिला था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है इसका मुख्यालय है। आगे है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, यानी कि जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो 1940 में हुई थी। और इसका जो है महारत्न का दर्जा कब मिला था, तो 2024 में इसको महारत्न का दर्जा मिला था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में जो है HAL का मुख्यालय है। तो ये जो है 14 महारत्न कंपनियां थी भारत की। अब दिया गया है नवरत्न के दर्जे हेतु पात्रता मानदंड के बारे में कि नवरत्न के लिए जो है पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए दिया गया है नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां जो है 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों पर जो है केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ही निर्णय ले सकती है और पिछले 3 वर्षों में जो है कंपनी लगातार लाभ में रही हो। नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो है 100 स्कोर में से 60 स्कोर होना चाहिए, यानी कि 100 स्कोर में से जो है 60 स्कोर प्राप्त होना चाहिए, तभी वो जो है नवरत्न का दर्जा प्राप्त करेगा। और नवरत्न योजना जो है वो
वर्ष 1997 में शुरू की गई थी। यानी कि नवरत्न जो योजना है वो कब शुरू किया गया था, तो 1997 में शुरू किया गया था। और भारत में जो है 26 नवरत्न कंपनियां और 59 मिनी रत्न कंपनियां हैं। यानी कि 14 जो है महारत्न कंपनियां थी और नवरत्न कितने हैं, तो 26 जो है नवरत्न हैं और 59 जो है मिनी रत्न कंपनियां हैं। आगे बताया गया परमाणु ऊर्जा के बारे में। तो परमाणु ऊर्जा के बारे में बताया गया है कि परमाणु ऊर्जा जो है आयोग की स्थापना जो है सर्वप्रथम अगस्त 1948 ईस्वी में वैज्ञानिक अनुसंधान विज्ञान विभाग में की गई थी। यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1948 ईस्वी में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में की गई थी और जिसे जो है कुछ माह पूर्व जून 1948 में जो है बनाया गया था। आगे दिया गया परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि DAE की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 3 अगस्त 1954 ईस्वी को प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अंतर्गत जो है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। और इसके पश्चात जो है 1 मार्च 1958 को एक सरकारी संकल्प के अनुसार जो है परमाणु ऊर्जा विभाग में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो है इस संकल्प की एक प्रति लोकसभा के पटल पर रखी थी। आगे बताया गया है वर्तमान में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में कि वर्तमान में जो है कौन कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है संचालित है। तो इसमें दिया गया है स्थान और इसका जो है राज्य कहाँ पे स्थित है और इसका जो क्षमता है वो कितना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें दिया गया है नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है और इसका जो है क्षमता कितना है, तो 440 मेगावाट जो है नरोड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता है। आगे दिया गया है रावत भाटा के बारे में। तो रावत भाटा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में है और इसका जो क्षमता है वो कितना है, तो 1180 मेगावाट जो है रावत भाटा की क्षमता है। आगे दिया गया तारापुर एटॉमिक पावर संयंत्र के बारे में दिया गया है। तो तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है और इसका जो क्षमता है वो कितना है, तो 1400 मेगावाट जो है वो तारापुर जो है इसकी क्षमता है। आगे दिया गया है कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है और इसका जो क्षमता है वो 440 मेगावाट है। आगे दिया गया है कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो इसका जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु में जो है कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है और इसकी क्षमता कितनी है, तो 2000 मेगावाट जो है कुंडलकुलम की क्षमता है। आगे दिया गया है काकड़ापाड़ परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में जो है काकड़ापाड़ परमाणु संयंत्र स्थित है और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, तो 1880 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। आगे दिया गया है कैगा के बारे में। तो कैगा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये जो है कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसका क्षमता कितना है, तो 880 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। और ये इसी प्रकार जो है कुल यानी कि टोटल मिला के कितना है क्षमता इन सभी का, तो 8180 मेगावाट जो है इसकी टोटल क्षमता है। आगे दिया गया है आगे बताया गया वर्तमान में जो है 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की कुल स्थापित जो है परमाणु ऊर्जा क्षमता 8180 मेगावाट है। यानी कि वर्तमान में जो है 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है, तो 8180 मेगावाट है। आगे बताया गया भारत के प्रमुख खान के बारे में। तो यहाँ पे जो है सबसे प्रमुख खानों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया इसमें कि डिगबोई जो है पेट्रोलियम की खान है जो कि कहाँ पे स्थित है, तो असम में स्थित है। बॉम्बे हाई जो है किसकी खान है, तो पेट्रोलियम की खान है बॉम्बे हाई और जो कि बॉम्बे में स्थित है। सिंहभूम जो है किसकी खान है, तो लौह अयस्क की खान है सिंहभूम और ये जो है झारखंड में स्थित है। आगे दिया गया है रानीगंज। तो रानीगंज जो है कोयला का भंडार है और ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे दिया गया है झरिया। तो झरिया जो है कोयला यानी कि बिटुमिनस कोयला का प्रमुख खान है और जो कि झारखंड में स्थित है। खेतरी जो है किसका है, तो खेतरी जो है तांबा का खान है और ये जो है राजस्थान में स्थित है। कोडरमा किसका खान है, तो कोडरमा जो है बॉक्साइट का खान है जो कि झारखंड में स्थित है। कोलार या हट्टी जो है किसका खान है, तो सोना का खान है कोलार या हट्टी जो कि कर्नाटक में स्थित है। पन्ना जो है किसका खान है, तो हीरा का खान है पन्ना और ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे दिया गया है जावर। तो जावर जो है वो जस्ता की खान है और जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। ये सभी जो है प्रमुख खान थी भारत की। आगे बताया गया है ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में। तो ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया गया है, तो इसमें दिया गया है 3 भागों में जो है ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला है परंपरागत प्रयोग के आधार पर किया गया है इसका वर्गीकरण, दूसरा है सतत उपलब्धता के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर जो है ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें दिया गया है परंपरागत प्रयोग के आधार पर जो है इसमें परंपरागत ईंधन स्रोत आता है, गैर परंपरागत ईंधन स्रोत आता है। सतत उपलब्धता के आधार पर कौन कौन आता है ऊर्जा स्रोत, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत आता है और अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है वो सतत उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के स्रोत है। और उत्पत्ति के आधार पर जो है कौन कौन है, तो उत्पत्ति के आधार पर है जीवाश्म है,
परमाणु ऊर्जा है, हाइड्रो पावर है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, समुद्र तापीय ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा। ये सभी जो है उत्पत्ति के आधार पर ऊर्जा के स्रोत है। आगे बताया गया है हाइड्रोजन ऊर्जा के बारे में, यानी कि हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन को जो है एक वैकल्पिक नवीकरणीय ईंधन के रूप में भविष्य के ऊर्जा संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि जो हाइड्रोजन है इसको जो है वैकल्पिक नवीकरणीय ईंधन के रूप में भविष्य के ऊर्जा संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। और भारत में जो है इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु जो है राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया गया है। और हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित जो है विषय में निरंतर शोध और अनुसंधान कार्य बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जारी है। यानी कि हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित जो विषय है इसमें जो है निरंतर शोध और अनुसंधान कार्य जो है कहाँ पे जारी है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जारी है। और ऑस्ट्रेलिया स्थित न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय की जो है अगुवाई वाली वैज्ञानिकों की टीम ने जो है लोहा और निकल धातु को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग कर हाइड्रोजन का जो है कैप्चर करने हेतु पानी में से जो है ऑक्सीजन को अलग किया है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो गुरुग्राम में स्थित है। आगे बताया गया है अखबारी कागज़ के बारे में, यानी कि न्यूज़ प्रिंट के बारे में। तो इसमें दिया गया है भारत में अखबारी कागज़ की पहली मिल जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो मध्य प्रदेश के नेपा नगर में वर्ष 1947 में लगाई गई थी। यानी कि अखबारी कागज़ का पहला मिल जो है मध्य प्रदेश के नेपा नगर में 1947 में लगाया गया था। और इसके अतिरिक्त जो है हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड, मैसूर पेपर मिल्स यानी कि भद्रावती और तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर लिमिटेड यानी कि वेल्लोर देश में अखबारी कागज़ के प्रमुख उत्पादक है। आगे बताया गया है, आगे दिया गया है कि भारत जो है विशेष गुणवत्ता वाले कागज़ यानी कि करेंसी, प्रिंटिंग पेपर, आइवरी बोर्ड, वेजिटेबल, पार्चमेंट पेपर आदि का आयात करता है। यानी कि भारत जो है किन किन कागज़ का आयात करता है, तो करेंसी, प्रिंटिंग प्रेस है, आइवरी बोर्ड है, वेजिटेबल, पार्चमेंट पेपर है, इसका जो है आयात भारत करता है। आगे बताया गया है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है। भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में इसमें सबसे पहले बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत के जो है 13 बड़े बंदरगाहों में से पश्चिमी तट पर स्थित 6 बंदरगाह तथा उसकी अवस्थिति जो है इस प्रकार है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में जो है कितने बड़े बंदरगाह हैं, तो 13 है, जिसमें से जो है पश्चिमी तट पर स्थित कितना है, तो 6 बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। और जो कि है महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में है मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र में है नवाहा सेवा बंदरगाह, गुजरात में है कांडला बंदरगाह। और मड़मुगांव बंदरगाह कहाँ है, तो गोवा में है। कोचिन बंदरगाह कहाँ है, तो केरल में है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ये जो है 6 बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। आगे बताया गया प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह और उसकी अवस्थिति के बारे में। तो पूर्वी तट पर जो है कौन कौन बंदरगाह स्थित है, तो इसमें दिया गया है तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है, एन्नौर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह ये जो कि आंध्र प्रदेश में है, पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है, और कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये सभी जो है पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। आगे बताया गया है पोर्ट ब्लेयर यानी कि श्री विजयपुर बंदरगाह जो है भारत का ऐसा एकमात्र बंदरगाह है जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में स्थित है। यानी कि पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है ये कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, तो नहावा सेवा बंदरगाह जो है जवाहरलाल नेहरू का बंदरगाह का दूसरा नाम है। आगे दिया गया है भारत के कुछ बंदरगाह और उनकी अवस्थिति इस प्रकार से है। यानी कि भारत में जो बंदरगाह है वो कहाँ पे स्थित है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें दिया गया है रत्नागिरी बंदरगाह जो है वो कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में जो है रत्नागिरी बंदरगाह है। ओखा बंदरगाह कहाँ है, तो ओखा बंदरगाह है गुजरात में। मांडवी बंदरगाह कहाँ है, तो मांडवी बंदरगाह है गुजरात में। पोरबंदर बंदरगाह भी गुजरात में है। भावनगर बंदरगाह भी गुजरात में ही है। गुजरात में कौन कौन है, तो ओखा है, मांडवी है, पोरबंदर है, भावनगर, ये सभी जो है गुजरात में स्थित है बंदरगाह। और कासरगोड बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो केरल में है। केरल में एक और है कोझिकोड बंदरगाह, ये दोनों जो है केरल में ही स्थित है। और कराईकल बंदरगाह कहाँ है, तो पुदुचेरी में जो है कराईकल बंदरगाह है। मछलीपट्टनम बंदरगाह कहाँ है, तो मछलीपट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में। और नागरपट्टिनम बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो नागरपट्टिनम बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। आगे बताया गया है भारत के जलमार्ग के बारे में। तो यहाँ पे जो है भारत के जलमार्ग के बारे में बताया गया है। और ये जलमार्ग जो है वो कहाँ से कहाँ तक स्थित है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जलमार्ग संख्या के बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के बारे में। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में जाता है। और ये जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम की लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी कि ये जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो सदिया से धुबरी के तक जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। और
इसकी लंबाई कितनी है तो 891 किलोमीटर जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है तो कोल्लम से कोट्टापुरम के तक जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जाता है और जिसकी लंबाई कितनी है तो 205 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कहाँ से कहाँ तक जाता है तो काकीनाडा से पुदुचेरी तक जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जाता है और राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक जाता है तो तलचर से धामरा के बीच तक जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 5 जाता है और राष्ट्रीय जलमार्ग 6 जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है तो लखीमपुर से भांगा तक जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 6 जाता है। आगे बताया गया है आगे दिया गया भारत के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में। तो भारत के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम दिया गया है और यहाँ पे जो है शहर और राज्य दिया गया है कि ये जो है कहाँ पे स्थित है इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पे स्थित है तो तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो अमृतसर पंजाब में जो है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो असम के गुवाहाटी में स्थित है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। आगे है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गुजरात के अहमदाबाद में। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो कर्नाटक के मैंगलोर में स्थित है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो केरल के कोच्चि में जो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो केरल के कोझिकोड में जो है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो केरल के तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पे स्थित है तो महाराष्ट्र के मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो राजस्थान के जयपुर में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। आगे है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पे स्थित है तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो केरल के कन्नूर में जो है कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। सूरत हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो गुजरात के सूरत में सूरत हवाई अड्डा स्थित है। अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे स्थित है तो मध्य प्रदेश के इंदौर में अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट स्थित है। डावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो गोवा के डावोलिम में जो है डावोलिम हवाई अड्डा स्थित है। आगे दिया गया है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जो है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो मणिपुर के इम्फाल में है। मदुरै हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो तमिलनाडु के मदुरै में मदुरै हवाई अड्डा स्थित है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो कर्नाटक के मैंगलोर में मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो चंडीगढ़ में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नासिक हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है तो महाराष्ट्र के नासिक में नासिक हवाई अड्डा स्थित है। आगे दिया गया है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट जो है कहाँ पे स्थित है तो त्रिपुरा के अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट स्थित है। आगे दिया गया है पाकयोंग भारत के हिमालय राज्य में जो है निर्मित पहला एयरपोर्ट तथा भारत का 100वां एयरपोर्ट है। यानी कि पाकयोंग जो है ये जो है भारत के हिमालय राज्य में निर्मित पहला एयरपोर्ट है और ये जो है भारत का 100वां एयरपोर्ट माना जाता है। आगे दिया गया है विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के बारे में कि विश्व में जो है कौन कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है।
तो इसमें दिया गया है विमान कंपनी के बारे में और देश दिया गया है कि ये जो है किस देश में है। तो इसमें दिया गया है एरोफ्लोट के बारे में। तो एरोफ्लोट जो है विमान कंपनी कहाँ का है, तो रूस का है। पैन अमेरिकन एयरवेज जो है वो कहाँ का कंपनी है, तो अमेरिका का है। ओलंपिक एयरवेज जो है कहाँ का कंपनी है, तो ग्रीस यानी कि यूनान का है। लुफ्तहांसा जो है वो कहाँ का है, तो जर्मनी का है। गरुड़ एयरवेज जो है वो कहाँ का है, तो गरुड़ एयरवेज जो है इंडोनेशिया का है। कोपा जो है विमान कंपनी कहाँ का है, तो पनामा का है। इबेरिया जो है कहाँ का है, तो इबेरिया जो है स्पेन का है। कैथी पैसिफिक एयरवेज जो है वो कहाँ का है, तो हांगकांग का जो है कैथी पैसिफिक एयरवेज जो है विमान कंपनी है। एमिरेट्स एयरलाइन जो है वो कहाँ का है, तो दुबई का है एमिरेट्स एयरलाइन। एयर एशिया कहाँ का है, तो मलेशिया का जो है विमान कंपनी है एयर एशिया। क्वांटास एयरवेज जो है वो कहाँ का है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो है विमान कंपनी है क्वांटास एयरवेज। आगे बताया गया है कि वायुदूत एयरलाइन जो है इसको 1981 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यानी कि वायुदूत जो एयरलाइन है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1981 में की गई थी। आगे है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के बारे में, यानी कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में बताया गया है। तो जब पुराने हवाई अड्डे से दूर किसी नए स्थान पर बिल्कुल नवीन ढंग से किसी नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है तो उसे जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहा जाता है। यानी कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या होता है, तो जब पुराने जो हवाई अड्डा होता है इससे दूर जो है किसी नए स्थान पर नए तरीके से जो है हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है तो उसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहते हैं। और सामान्यतः जो है इसका निर्माण तब किया जाता है जब किसी पुराने हवाई अड्डे में और अधिक विस्तार की गुंजाइश नहीं रह जाती है, तब जो है नए जो है हवाई अड्डे की स्थापना की जाती है। और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है वो डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया था। यानी कि जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है वो कहाँ पे बनाया गया था, तो डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया था। आगे बताया गया है रेल परिवहन के बारे में। तो रेल परिवहन में बताया गया है कि भारतीय रेल जो है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। यानी कि जो भारत का रेल है ये जो है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी है और विश्व में जो है चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। और अमेरिका जो है दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है। यानी कि पहले स्थान पर कौन है, तो अमेरिका है और दूसरे स्थान पर आता है भारत। और चीन जो है दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर आता है। यानी कि विश्व में जो है अमेरिका पहले स्थान पे आता है और दूसरे स्थान पे कौन है, तो चीन है। और तीसरे स्थान पर जो है रूस है। उसके बाद जो है चौथे स्थान पर भारत का स्थान आता है। और विश्व की पहली सार्वजनिक रेलगाड़ी जो है इंग्लैंड के स्कॉटलैंड और डार्लिंगटन के बीच जो है 1825 ईस्वी में चलाई गई थी। यानी कि विश्व में सबसे पहले जो है सार्वजनिक रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो 1825 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो इंग्लैंड के स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में चला था। और भारत के में जो है सबसे पहली रेल कब चली थी, तो 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में जो है भारत में पहली ट्रेन चली थी। और जिसकी लंबाई कितनी थी, तो 34 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई थी। और यह जो है डलहौजी के समय में चली थी। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में और रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। आगे बताया कि भारत में 4 प्रकार की रेलवे लाइन होती है। यानी कि भारत में कितने प्रकार की रेलवे लाइन होती है, तो 4 प्रकार की होती है। जिसमें होता है पहला है ब्रॉड गेज, दूसरा है मीटर गेज, तीसरा है नैरो गेज और चौथा है स्टैंडर्ड गेज यानी कि दिल्ली मेट्रो होता है। तो इसमें दिया गया है इसमें इसकी लंबाई कितनी होती है, तो ब्रॉड गेज की लंबाई होती है 1.676 मीटर। और मीटर गेज की लंबाई कितनी होती है, तो 1 मीटर होती है। नैरो गेज की लंबाई कितनी होती है, तो 0.610 मीटर होता है नैरो गेज की लंबाई। और स्टैंडर्ड गेज की लंबाई कितनी होती है, तो 1.435 मीटर जो है स्टैंडर्ड गेज यानी कि दिल्ली मेट्रो की लंबाई होती है। आगे बताया गया देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी जो है वो कौन सा है, तो विवेक एक्सप्रेस जो है विश्व में देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला जो है रेलगाड़ी है। और यह जो है डिब्रूगढ़ यानी कि असम से कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु के बीच में 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि जो विवेक एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। और कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो वंदे भारत है, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है दुनिया का सबसे बड़ा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म माना जाता है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है। और जिसकी लंबाई कितनी है, तो 1366.33 जो है इसकी लंबाई है। और परंतु जो है अब कर्नाटक का सिद्धरुद्र स्वामी जी हुबली प्लेटफॉर्म जो है जिसकी लंबाई कितनी है, तो 15 किलोमीटर जो है इसको जो है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने का गौरव प्राप्त हुआ है।
आगे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन जो है रेल मार्ग, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और ये जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जो है इसकी है। और ये जो है कितना किलोमीटर लंबा है, तो 9,289 किलोमीटर जो है ये लंबा है। कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है 9,289 किलोमीटर तक लंबा है। और ये जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक इसकी लंबाई है। आगे दिया गया है कोंकण रेलवे के बारे में, तो महाराष्ट्र के रोहा से जो है मैंगलोर तक जाता है कोंकण रेलवे। और इस ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो 760 किलोमीटर जो है कोंकण रेलवे की लंबाई है। और इस ट्रैक पर सबसे पहली रेलगाड़ी जो है 1998 में चली थी, यानी कि कोंकण रेलवे पर जो है सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो 1998 ईस्वी में चली थी। और कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्य को जो है लाभ पहुंचाता है। और भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल जो है वो कहाँ पे चला था, तो कोलकाता में चला था और 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में चली थी। यानी कि पहला जो मेट्रो रेल था वो कोलकाता में चला था और 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। और दिल्ली मेट्रो में जो है रेल का प्रारंभ जो है कब हुआ था, तो दिसंबर 2002 से दिल्ली मेट्रो का प्रारंभ हुआ था। और यह मेट्रो जो है 30 हजारी से शहादरा तक चलाई गई थी। यानी कि दिल्ली मेट्रो जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो 30 हजारा से लेकर के शहादरा तक चलाई गई थी। और उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो है दिल्ली मेट्रो की शुरुआत की गई थी। और रेल इंजन के कारखाने जो है वो कहाँ कहाँ हैं, तो चित्तरंजन जो है वाराणसी और पटियाला में जो है रेल इंजन के कारखाने स्थित है। और सवारी डिब्बों के कारखाने जो है कहाँ कहाँ हैं, तो कपूरथला में है, पेराम्बूर में है, बेंगलुरु और कोलकाता में जो है सवारी डिब्बों के कारखाने स्थित हैं। और रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो छपरा यानी कि बिहार में है, सारण और बेंगलुरु में रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना स्थित है। आगे बताया गया है रेलवे के जोन और उनके मुख्यालय के बारे में कि किस जोन का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसमें बताया गया है जोन और इसका मुख्यालय के बारे में। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो भुवनेश्वर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो प्रयागराज में है। और उत्तर पूर्व यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर में है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मालेगांव गुवाहाटी में है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो बिलासपुर है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हुबली है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर है। मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो विशाखापट्टनम में जो है दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय है। ये जो है भारत के रेलवे जोन थे और उनका मुख्यालय था। आगे बताया गया है भारत के प्रसिद्ध रेलवे सुरंग के बारे में। तो इसमें दिया गया है पहला कौन सा है प्रसिद्ध रेलवे सुरंग में, तो इसमें पहला है पीर पंजाल रेलवे सुरंग के बारे में। तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग की जो लंबाई है वो कितनी है, तो ट्रैक की लंबाई इसमें है 11,215 मीटर। यानी कि पीर पंजाल जो रेलवे सुरंग है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो 11,215 मीटर है। और इसका स्थान जो है वो कहाँ पे है, तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और रेलवे डिवीज़न जो है वो कौन सा है, तो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत जो है पीर पंजाल रेलवे सुरंग आता है। आगे दिया गया है अटल टनल के बारे में। तो अटल टनल की लंबाई जो है कितनी है, तो 9,020 किलोमीटर जो है अटल टनल में जो है ट्रैक की लंबाई है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और रेलवे डिवीज़न जो है कौन सा है, तो उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। आगे दिया गया है सगलदान सुरंग है। तो सगलदान जो सुरंग है इसकी जो ट्रैक की लंबाई है वो कितनी है, तो 8,000 मीटर जो है वो सगलदान सुरंग की लंबाई है। और इसका जो स्थान है वो कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। और रेलवे डिवीज़न कौन सा है, तो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत आता है। आगे है करबूड T35 के बारे में। तो करबूड T35 में जो है ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो 6,505 मीटर है। और ये जो है महाराष्ट्र राज्य में है। और ये किस रेलवे डिवीज़न में आता है, तो कोंकण रेलवे में आता है। आगे है नाथुवाड़ी T6 के बारे में। तो नाथुवाड़ी T6 जो है इसमें ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो 4,390 मीटर है। और ये जो है कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। और रेलवे डिवीज़न कौन सा है, तो कोंकण रेलवे है। आगे है छठा, इसमें टाइप T39 के बारे में। तो इसमें जो है ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो 4,078 मीटर इसकी लंबाई है ट्रैक की। और ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और रेलवे डिवीज़न कौन सा है, तो कोंकण रेलवे के अंतर्गत आता है टाइप T39। आगे दिया गया है बारदेवाड़ी T49 के बारे में। तो इसमें जो है ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो 4,000 मीटर जो है इसमें ट्रैक की लंबाई है। और ये जो है कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। और रेलवे डिवीज़न कौन सा है, तो कोंकण रेलवे के अंतर्गत आता है। आगे है सारवडे
T17 के बारे में, तो साबरमती T17 में जो है ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो 3429 मीटर इसकी लंबाई है और ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है और रेलवे डिवीज़न कौन सा है, तो कोंकण रेलवे है। आगे है बारसेम T73 के बारे में, तो बारसेम T73 में जो है ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो 3343 मीटर है और ये जो है गोवा में स्थित है और रेलवे डिवीज़न कौन सा है, तो कोंकण रेलवे जो है इसके अंतर्गत आता ही है। आगे है करवट T80 के बारे में, तो करवट T80 की जो ट्रैक की लंबाई है वो कितनी है, तो 2950 मीटर है और ये जो है कर्नाटक में स्थित है और रेलवे डिवीज़न कौन सा है, तो कोंकण रेलवे जो है इसके अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखेंगे सड़क परिवहन के बारे में। तो सड़क परिवहन में बताया गया है NH44 जो है ये जो है द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है, यानी कि ये जो है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, कौन सा, तो NH44 है। आगे दिया गया है, आगे बताया गया है इसमें भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से जो है द्वितीय स्थान पर आता है, यानी कि भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर आता है सबसे बड़ी सड़क प्रणाली में के अंतर्गत, और अमेरिका का जो है विश्व में प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान जो है अमेरिका का है और दूसरे स्थान पर जो है भारत आता है। और देश में जो है कुल यातायात का जो है 40% भाग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संपन्न करता है और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है, तो राजमार्ग 44 जो है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह जो है उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है ये जो है श्रीनगर से शुरू होता है और दक्षिण में जो है कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। और यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरिद्वार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि राज्यों से होकर गुजरता है। यानी कि जो राजमार्ग 44 है ये कहाँ से होकर गुजरता है, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरिद्वार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों से होकर ये गुजरता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रथम और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वो सम्मिलित रूप से जो है ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को जो है सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है कब हुई थी, तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में। और किसके समय में हुआ था, तो डलहौजी के समय में हुआ था। आगे दिया गया है, आगे राष्ट्रीय राजमार्ग 15 जो है वो राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 15 है ये जो है राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है 1999 के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH44, 19, 48 और 16 से जोड़ना है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 5846 किलोमीटर, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। और इसके अंतर्गत जो है किन किन महानगरों को जोड़ना था, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना था। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारत में जो है सड़कों का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पे है, तो केरल में जो है सड़कों का सबसे अधिक घनत्व है। और सड़कों का जो है सबसे कम घनत्व कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में सड़कों का सबसे कम घनत्व है। और सड़कों की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में जो है सड़कों की सबसे अधिक लंबाई है। आगे दिया गया है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 ईस्वी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसकी हुई थी 7 मई 1960 ईस्वी को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। नोट दिया गया इसमें कि ब्रो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है आता है, यानी कि BRO जो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ये जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। आगे हाईवे और एक्सप्रेसवे में मुख्य अंतर जो है एक्सेस कंट्रोल का है। और हाईवे जो है आमतौर पर 4 लेन का होता है और जबकि एक्सप्रेसवे जो होता है वो ज़्यादातर लेन्स जो होता है वो 6 या फिर 8 का होता है। और एक्सप्रेसवे में जो है प्रवेश प्रतिबंधित होती है और एक्सेस कंट्रोल हो जाता है। आगे बताया गया है हाईवे पर जो है 2 व्हीकल यानी कि 2 पहिया वाहन को चलाने की अनुमति होती है, किंतु एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होती। यानी कि जो हाईवे होता है इस पे जो है 2 पहिया वाला वाहन चल सकता है, लेकिन जो एक्सप्रेसवे होता है यहाँ पे जो है 2 पहिए वाला वाहन नहीं चल सकता। और भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है वो कौन सा है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो कि 8 लेन की है और जिसकी लंबाई कितनी है, तो 1386 किलोमीटर जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई है। और भारत का सबसे पहला एक्सप्रेसवे जो है वो कौन सा है, तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है जो कि 6 लेन का है। और भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो दिल्ली मेरठ है जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। आगे दिया गया है कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में।
तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बताया गया है और कहाँ से कहाँ तक जाती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें बताया गया सबसे पहले NH1 के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के बारे में बताया गया है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक जाती है। और NH2 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो डिब्रूगढ़ से तुईपांग यानी कि असम से मिजोरम तक जाता है NH2। NH3 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो अठारी यानी कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर के लेह तक जाता है NH3। और NH4 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो पोर्ट ब्लेयर चिड़िया टापू से लेकर के चिड़िया टापू तक जाता है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाता है NH4। NH5 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो फिरोजपुर पंजाब से लेकर के सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश तक जाता है NH5। NH6 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो जेवरत यानी कि असम से लेकर के जोखावथर मिजोरम तक जाता है NH6। NH7 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो फाजिल्का यानी कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर के माना यानी कि उत्तराखंड तक जाता है NH7। आगे NH8 के बारे में। तो NH8 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो करीमगंज यानी कि असम से लेकर के भारत बांग्लादेश बॉर्डर यानी कि त्रिपुरा तक जाता है NH8। और NH19 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आगरा से कोलकाता तक जाता है और इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, तो NH2 था। NH48 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, तो पुराना नाम जो है NH4 प्लस में NH8 यानी कि दोनों को मिलाकर जो है NH48 बना है। और ये जो है दिल्ली से चेन्नई तक जाता है। NH16 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो कोलकाता से चेन्नई तक जाता है। और ये जो है NH5 और NH6 को मिलाकर NH16 बनाया गया है। आगे दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, यानी कि नेशनल हाईवेज के बारे में बताया गया है। तो इसके निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी जो है किसकी होती है, तो केंद्र सरकार की होती है। यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है इसका रख रखाव करने की जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की। और ये जो है राज्यों की राजधानियाँ एवं शहरों को जोड़ता है। यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है ये जो है राज्य की राजधानी और शहर को जोड़ता है। आगे भारत में मेट्रो परियोजनाएं के बारे में, यानी कि मेट्रो प्रोजेक्ट इन इंडिया के बारे में। तो बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक भीड़ भाड़, वाहनों की बढ़ती सघनता एवं पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से जो है भारत में विभिन्न मेट्रो प्रोजेक्ट प्रारंभ जो है किए गए हैं। आगे है कोलकाता मेट्रो रेल सेवा के बारे में। तो इसमें दिया गया है वर्ष 1972 में जो है इस परियोजना पर कार्य आरंभ हुआ था। यानी कि कोलकाता मेट्रो रेल सेवा पर जो है कार्य प्रारंभ कब हुआ था, तो 1972 से हुआ था। और इसका जो परिचालन है वो कब हुआ था, तो 1984 ईस्वी को दमदम से टॉलीगंज के मध्य में हुआ था। आगे है हावड़ा से कोलकाता को जोड़ने वाले अंडर वाटर मेट्रो लाइन का जो है निर्माण भी किया जा रहा है। और भारत के सार्वजनिक पुराने इस नगरीय मेट्रो को भारतीय रेलवे का 17वां जोन बनाया गया है। आगे दिया गया है दिल्ली मेट्रो रेल के बारे में। तो दिल्ली मेट्रो रेल के बारे में बताया गया है कि यह जो परियोजना है ये जापान और कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है। यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल की जो है जो कंपनी है ये किसके सहयोग से बनाया गया है, तो जापान और कोरिया कंपनी के सहयोग से बनाया गया है। और इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले रेल सेवा 24 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से सहादरा के बीच में चलाई गई थी। यानी कि दिल्ली मेट्रो की शुरुआत जो है वो कब से हुआ था, तो 24 दिसंबर 2002 से हुआ था, जो कि 30 हजारी से लेकर के सहादरा के बीच में चली थी। और भारत की प्रथम पूर्णतः स्वचालित मेट्रो के बारे में है दिया गया। तो इसमें दिया गया है कि दिसंबर 2020 में जो है दिल्ली मेट्रो की लाइन 8 यानी कि मेजेंटा लाइन पर जो है भारत की प्रथम पूर्णतः स्वचालित मेट्रो रेल यानी कि ड्राइवर रहित मेट्रो यानी कि संचालन का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, तो दिसंबर 2020 से किया गया था। आगे है दिल्ली मेट्रो विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि 28 जुलाई 2017 को दिल्ली मेट्रो अपने सभी प्रमुख भवनों और प्रतिष्ठानों के लिए हरित प्रमाण पत्र यानी कि ग्रीन सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली जो है विश्व की पहली मेट्रो प्रणाली बन गई है। यानी कि दिल्ली मेट्रो है ये जो है 28 जुलाई 2017 को दिल्ली मेट्रो अपने जो है प्रमुख भवन और प्रतिष्ठानों के लिए जो है हरित प्रमाण पत्र यानी कि ग्रीन सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला जो है पहला मेट्रो प्रणाली बन गया है। और कोच्चि जल मेट्रो परियोजना वाला जो है भारत का पहला शहर बना है। यानी कि कोच्चि जो है वो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है। तो इसमें दिया गया है कि कोच्चि जो है वो केरल दिसंबर 2021 में जो है अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जो है मेट्रो परियोजना जल मेट्रो परियोजना वाला जो है भारत का पहला शहर बन गया है। कौन बना है, तो कोच्चि बना है और जिसका नाम जो है मुजीरिस है और जो कि कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी चालित इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक है। और यह जो लॉन्च है वो 747 करोड़ रुपए की परियोजना का एक हिस्सा है और जो कि कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा जो है संचालित है। और नावों को जो है वाटर मेट्रो कहा जाएगा। यानी कि इसमें जो नाव होगा इसको क्या कहा जाएगा, तो वाटर मेट्रो कहा जाएगा। आगे दिए गए प्रजातियाँ एवं जनजातियों के बारे में यानी कि रेसेस एंड ट्राइब्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो भारत में जो है प्रजातियों के बारे में बताया गया है यानी कि रेसेस ऑफ इंडिया के बारे में है।
तो इसमें दिया गया है कि भूगोलवेताओं का मानना है कि भारत में जो है आने वाली सबसे पहली प्रजाति कौन सी थी, तो निग्रो यानी कि निग्रिटो थी। और इसके बाद जो है क्रमशः प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और भूमध्य सागरीय प्रजातियों का आगमन हुआ था, और सबसे अंत में जो है नार्डिक प्रजाति का आगमन हुआ था। यानी कि भूगोलवेता क्या मानता है, तो भारत में जो है सबसे पहली जो प्रजाति थी वो कौन थी, तो निग्रो थी या फिर निग्रोटो थी। और इसके बाद जो है कौन आया, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड आया और भूमध्य सागरीय प्रजातियों का आगमन हुआ, और सबसे अंत में जो है कौन आया था, तो नार्डिक प्रजाति का आगमन सबसे अंत में हुआ था। आगे दिया गया प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और भूमध्य सागरीय प्रजातियों ने मिलकर जो है हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की थी। यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो थे और भूमध्य सागरीय जो प्रजाति के जो थे प्रजाति, ये जो है मिलकर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत किए थे। और प्रथम प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर जो है हड़प्पा काल में सामान्यतः 4 प्रकार की प्रजातियों का अस्तित्व है। यानी कि हड़प्पा काल में जो है कितने प्रकार की प्रजातियों का अस्तित्व है, तो 4 प्रकार का है, जिसमें है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, भूमध्य सागरीय है, अल्पाइन है और मंगोलाइड है। ये जो है 4 प्रकार की प्रजातियां जो है हड़प्पा काल में पाए जाते थे। आगे वर्ष 1931 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर जो है डॉक्टर BS गुहा ने भारतीय उपमहाद्वीपों की मानव जनसंख्या को जो है 6 मुख्य प्रजातियों में विभक्त किया है। और ये जो है 6 मुख्य प्रजाति कौन कौन सी है, तो पहला है निग्रिटो या फिर निग्रो, दूसरा है आद ऑस्ट्रेलॉइड, तीसरा है मंगोलॉइड, चौथा है भूमध्य सागरीय, पांचवा है चौड़े सिर वाले पाश्चात्य या फिर लघु शीर्ष प्रजाति, और छठा है नार्डिक। ये जो है 6 प्रजातियां है इसमें। आगे दिया गया है युवा गृह के बारे में, यानी कि डॉर्मिटरी के बारे में। तो डॉर्मिटरी क्या होता है, तो इसमें दिया गया है कि जनजातियों के में विद्यमान शैक्षणिक संस्था को जो है युवा गृह कहते हैं। यानी कि जनजातियों में जो विद्यमान शैक्षणिक संस्था होती थी उसको जो है युवा गृह या फिर डॉर्मिटरी कहा जाता था, और जिसके सदस्य जो है अविवाहित युवक या फिर युवतियाँ होती थी। और यह जो है एक ऐसा शिक्षा केंद्र है जिसमें अनौपचारिक माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। यानी कि जो युवा गृह था इसमें जो है अनौपचारिक माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाता था। आगे अनुसूचित जाति क्या होता है, तो अनुसूचित जाति या फिर SC जो है, इसका ये जो शब्द है वो संविधान में परिभाषित है नहीं है, और इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में किया गया है। यानी कि अनुसूचित जो जाति है इसका उल्लेख जो है किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 341 में किया गया है। और गिरिजन शब्द का प्रयोग जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए होता था, और यह जो है महात्मा गांधी अनुसूचित जाति को हरिजन शब्द से संबोधित करते हैं। और सर्वप्रथम जो है अनुसूचित जाति का प्रयोग जो है साइमन कमीशन ने 1927 ईस्वी में किया था। यानी कि अनुसूचित जाति का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो साइमन कमीशन ने किया था 1927 ईस्वी में। और भारत की किसी भी जाति को जो है अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार जो है किसके पास होता है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है यह घोषणा करने का अधिकार कि कोई भी जाति जो है अनुसूचित जाति है या नहीं। आगे दिया गया अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो जनजातियों के लिए जो है आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ठक्कर बप्पा यानी कि आदिवासियों के पितामह ने किया था। यानी कि जनजाति के लिए जो आदिवासी शब्द है इसका प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो ठक्कर बप्पा ने किया था, जो कि आदिवासियों के पितामह कहा जाते हैं। और भारतीय संविधान सभा के सदस्य जो है जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। और अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ था। यानी कि अनुसूचित जो जनजाति है शब्द इसका जो है सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था, किसमें, तो संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया था। आगे दिया गया है भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं ये जो है कहाँ पे स्थित है, किस राज्य और केंद्र शासित की जो है प्रमुख जनजातियां जो है कौन कौन है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है, तो खम्पटी है, अबोर है, डफला है, गालोंग है, गुम्बा है और सिंगपो जो है वो कहाँ का जनजाति है, तो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ हैं। आगे दिया गया है असुर कहाँ की जनजाति है, बिहार की है, बैगा कहाँ की है, तो बिहार की है, बंजारा कहाँ की है, तो बिहार की है, बिरहोर जो है और बेदिया ये सभी जो है बिहार की प्रमुख जनजातियां हैं। आगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है, तो अगड़िया है, बैगा है, भाड़िया है, धुमिया है, कोरबा है, भील, पटेलिया और भुंजिया जो है वो छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां हैं। आगे गोवा की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, तो गौड़ा है, कुनबी है, वेलिप्स है और धनगर जो है वो गोवा की प्रमुख जनजाति है। आगे है असम। तो असम की कौन कौन सी जनजाति है प्रमुख, तो चकमा है, दिमासा है, गारो है, हांजोग है, खामती है, कार्बी है, अबोर है और मिकिर जो है वो असम की प्रमुख जनजातियां हैं। आगे इसमें दिया गया है आगे गुजरात की जनजाति के बारे में। तो गुजरात में कौन कौन सी जनजाति है, तो सिद्देश है, कोलघा है, कोटबलिया है, पाधर है, टोडिया है, पटेलिया है, चारण है और कथोरी जो है वो गुजरात की प्रमुख जनजाति है। हिमाचल प्रदेश की जनजाति कौन कौन सी है, तो गद्दी है, गुज्जर है, लाहौर है, पंगवाला है, किन्नौरी है, बकरायल है, हट्टी जो है वो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। कर्नाटक की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो हक्की है, पिक्की है, इरुगा है, जेनू है, कुडूर है, टोडा है, चेचू और कोया और कोडा
ये सभी जो है कर्नाटक की प्रमुख जनजातियाँ हैं। केरल की जनजाति कौन कौन सी है, तो कडार है, इरुला है, कनिक्कर है, कोरागा है, पनिया है, पुलायन है और कुरुम्बा जो है ये केरल की प्रमुख जनजाति है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, तो भील है, बैगा है, बिरहोर है, गोंड है, भाड़िया है, कोल और सहरिया, ये सभी जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। आगे है मणिपुर, तो मणिपुर की जनजाति है कुकी, अंगामी, मिजो और पुरुम जो है ये सभी मणिपुर की प्रमुख जनजाति है। मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है, तो गारो है, खासी और जयंतिया जो है मेघालय की प्रमुख जनजातियाँ हैं। मिजोरम की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है, तो लाखेर है, पावो है, मिजो है, चकमा है, लुसाई और कुकी, ये सभी जो है मिजोरम की प्रमुख जनजातियाँ हैं। आगे है नागालैंड की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, तो नागालैंड की प्रमुख जनजाति में है कचारी, कुकी, नागा, अंगामी, जेलियांग जो है ये सभी नागालैंड की प्रमुख जनजाति है। ओडिशा की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है, तो बैगा, बंजारा, संथाल और उराव जो है वो ओडिशा की प्रमुख जनजाति है। पंजाब की कौन कौन सी है, तो गद्दी है, स्वांगला है, भाट जो है पंजाब की प्रमुख जनजाति है। सिक्किम की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो लेप्चा है, लिम्बू भूटिया जो है वो सिक्किम की प्रमुख जनजाति है। तमिलनाडु की कौन कौन सी है, तो टोडा है, कडार है, अडियान है, कोरागा है, कुरुम्बा है और इरुला जो है वो तमिलनाडु की प्रमुख जनजाति है। तेलंगाना की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, तो अंध है, भील है, चेचू है, खोंड, कोटिया, कोया, येडुकुलस जो है ये सभी तेलंगाना की प्रमुख जनजाति है। त्रिपुरा की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, तो लुसाई है, मोग है, हलम है, खसिया है, जमानिया, रियांग है, चकमा जो है ये सभी त्रिपुरा की प्रमुख जनजाति है। और उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी जनजाति है, तो बुक्सा है, थाड़ू है, महागीर है, सोड़का है, खरवाड़ है, राजी जो है ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। झारखंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो संथाल है, असुर है, हो है, वैगा है, बंजारा है, बिरहोर है और मुंडा, ये सभी जो है झारखंड की प्रमुख जनजाति है। उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, तो भोटिया है, जौनसाड़ी है और राजी जो है वो उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। आगे पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, तो पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति में है होस है, कोरा है, मुडा है, संथाल है, लेप्चा है, असुर है, बैगा है और बंजारा, ये सभी जो है पश्चिम बंगाल की जनजाति है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति कौन कौन सी है, तो अंडमानी है, चारियार है, जारवा है, सेंटलिस है, सोमपेंस है, ओंगे है, ये सभी जो है अंडमान निकोबार की जो है जनजाति है। और दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव की जनजाति कौन कौन सी है, तो धोड़िया है, दुबला है या फिर हलपति है, सिद्धि या फिर नायका है, वर्ली, कोकना या नायक, ये सभी जो है दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव की प्रमुख जनजाति है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो गुज्जर है, भरवर है, बकरवाल है, डोकरपा है, गाड़ा और डोगरा जो है ये सभी जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजाति है। महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, तो भील है, गोंड है, वर्ली है, कोली, बैंगा, कामर, खोंडा और कोड़कू जो है महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति है। राजस्थान की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, तो मीना है, भील है, गरसिया है, सहरिया है, खांसी है, सांसी है और रावत जो है वो राजस्थान की प्रमुख जनजाति है। लद्दाख की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, तो लद्दाखी है, बल्ती है, बोटो है, डोकपा है, सीन है और चांगपा जो है वो लद्दाख की प्रमुख जनजाति है। लक्षद्वीप की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, तो अमीनी दीव है, कोया है, मालवीस है और मूला चेरिश जो है वो लक्षद्वीप की प्रमुख जनजातियाँ हैं। आगे पुदुचेरी की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो पुदुचेरी की प्रमुख जनजाति है इरुलर। आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है, तो चेचू है, गुरावा है, कोंडा डोरा है, कोंडा कापू है, कोंडा रेड्डी है, खोंड है और वाल्मीकि, ये सभी जो है आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना मत भूलना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और आज की वीडियो में हम लोगों ने जो है इंडियन ज्योग्राफी का जितना भी टॉपिक था उसको कंप्लीट करवा दिया है और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का जो है टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उसका रिवीजन जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो और जिन लोगों ने हमारा जो है बाकी का वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पर जो है आप लोगों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी का जो है प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।